हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके। दिस इज ब्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जगास क्लासेस। तो आज हम करने जा रहे हैं आप ही के क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के ट्राइंगल चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्यूशन। तो जैसे सारे एमसीक्यू सॉल्यूशन वाले वीडियो में बोलता हूं, ट्राइंगल सबका फंस रहा था, पर लेक्चर वीडियो देख के आओ, उसके बाद एमसीक्यू देखोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा इशू, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ट्राइंगल का एमसीक्यू लेंथी हो रहा है, हो नहीं पा रहा है, टाइम नहीं हो रहा है, कैसे मैनेज करें। तो मैं बोलता हूं हमेशा कि जो क्वेश्चन इजी है उसको तुम्हें 2 मिनट मिल रहा है ऑन एन एवरेज, तो तुम क्या करो, जो आसानी से हो रहा है उसको 10-20 सेकंड में खत्म करो। उधर का जो 1.5 मिनट बचाओगे या फिर 1 मिनट 40 सेकंड बचाओगे उसको यूटिलाइज करो ऐसे वाले क्वेश्चन में। फिर भी इसमें भी 1-2 मिनट टाइम बचाया जा सकता है। कैसे? बाय प्रैक्टिस। ऐसे मेरे साथ एमसीक्यू करते रहोगे, इस बार किया, फिर 1-2 बुक अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है उधर से भी कर लिया। जो रिवाइज करते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जहां से भी क्वेश्चन मिल रहा है कर लो, तो उनका स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो ये है पंगा, समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही सॉल्व किया जाए। तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एंड बीडीई आर टू इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो दो ट्राइंगल है भाई, एबीसी और बीडीई, सच दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी एंड रेशियोस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड बीडीई। तो ये दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जहां पे जो एबीसी ट्राइंगल है उसके जो बीसी वाला साइड है उसके बीच का जो पॉइंट है डी, वो मिड पॉइंट है जिससे एंगल ट्राइंगल बीडीई बन रहा है। तो अगर ये डायग्राम क्वेश्चन में नहीं है, मैंने खुद से ड्रॉ कर दिया है समझाने के लिए। पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया एबीसी जिसके तीनों साइड क्या है, सेम है। उसके बाद ये बीसी जो साइड है इसका मिड पॉइंट क्या है, डी है। तो B यहां पे है, D यहां पे है, ट्राइंगल क्या है, BDE। तो ऐसे एक पॉइंट आ जाएगा जो कि इक्विलैटरल होगा, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि दोनों ट्राइंगल इक्विलैटरल है। अब बोला है इनका जो साइड का रेशियो कितना होगा, आधा होगा, डबल है। ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो BC का कितना गुना होगा, आधा होगा। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है BDE, इसका अगर साइड का रेशियो पूछे ABC और BDE का रेशियो, तो क्या होगा, 2:1 होगा। पर हमें क्या मांगा है, एरिया का रेशियो। तो चलो देखते हैं किसका एरिया का रेशियो मांगा है, एबीसी और बीडीई का। पहले एबीसी फिर बीडीई। तो कैसे रेशियो निकालते हैं पता है ना, एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ बीडीई। हो गया। अभी देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है। नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला अगर बताऊं तो क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाइट, या फिर क्या होता है वो छोड़ो, इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बताओ। हाफ, तो ये हो जाता है √3/4 क्या होता है, ए स्क्वायर, जहां पे ए क्या होता है, इनका साइड होता है। तो मान लो एबीसी का साइड एक क्या है, बीसी ले लेते हैं, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, जो भी लेने से चलेगा। तो √3/4 बीसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर होता है ना। वैसे ये भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है बीडीई, तो इसमें क्या ले ले, बीडी ले लेते हैं, √3/4 बीडी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो नहीं हो पाएगा बच्चों। हो गया। अब देखो दिस विल बी इक्वल्स टू √3/4 हो गया। बीसी कितना है, बीसी कितना है, जितना भी है बीसी, मान लो बीसी है तो बीसी को बीसी स्क्वायर ही लिखिए। और अब नीचे आते हैं √3/4, बीडी कितना है, बीसी का आधा। क्या मैं बीडी को हाफ बीसी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा हाफ बीसी का होल स्क्वायर। तो ये √3/4 ये मर जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों जगह हैं। अब क्या बचा, बीसी स्क्वायर अपॉन हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, और बीसी स्क्वायर का बीसी स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर से बीसी स्क्वायर कट जाएगा, बचा 1/4, 1/4 से 1 रहेगा, ये 4 ऊपर चलाएगा क्योंकि ये डिवाइड है, 1 से 4 डिवाइड होगा तो 4/1 हो जाएगा नीचे, ये 4/1 हो गया। तो रेशियो क्या आएगा, 4:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे हुआ, बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। बाकी क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारा आंसर 4:1 निकला। सर 1:4 निकल रहा है किसी का, तो मैं बता देता हूं, तुमने एबीसी नीचे और बीडीई ऊपर ले गए होगे और कुछ पंगा नहीं है। पर ऐसा करोगे तो सर सही होगा क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें रेशियो जब पूछ रहा है तभी ही नोट करना पहले किस ट्राइंगल का नाम दिया है, एबीसी का, एबीसी को ऊपर रखना।
दूसरे नंबर पे किसका नाम दिया है, बीडीई का, बीडीई को दूसरे नंबर पे रखा। समझ गए, अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख भाई क्वेश्चन नंबर 2, द साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल आर इन द रेशियो, तो इनके साइड का रेशियो गिवन है, एरिया का रेशियो निकालना है। थ्योरम याद करो, लेक्चर वीडियोस में पढ़ाया था, जो नोट करके लिखते हैं ये नोट करने के लिए भी बोला था। क्या बोला था कि जो साइड्स का रेशियो होता है दो ट्राइंगल का, मान लो वो x1:x2 है बाय x2 है, मान लो ये साइड का रेशियो है, तो इसका स्क्वायर होता है किसके बराबर, एरिया 1:एरिया 2, इसके बराबर। समझ पाए बात को। तो ये अगर साइड का रेशियो है तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एरिया के रेशियो के बराबर होगा। ये थ्योरम था। कहां से पता चला सर, थ्योरम था। मैं जो बोलता हूं याद करने वाली चीजें, वो जिसको पता होगा वो फटाफट से बता देगा। तो 4:, क्या है, 9 है, 4/9। तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर 16 और 9 9 जा 81, 9 का स्क्वायर 16:81 जो है वो ऑप्शन सही है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए, सिंपल थ्योरम था। साइड के रेशियो का स्क्वायर एरिया का रेशियो होता है किसी भी ट्राइंगल में। कैसे ट्राइंगल में, सिमिलर ट्राइंगल में। समझ गए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सर कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में भी होता है क्या, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में रेशियो कहां होता है, जो वो तो 1:1 होता है सारे रेशियो, क्योंकि वो डिट्टो पूरा सेम होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर जो ड्रॉ किया गया है, ये फिगर क्वेश्चन में ही मिल गया है। एंगल BAC is 90 degree and AD is perpendicular to BC, then BD into CD equals to BC square। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा बोल रहा है। सर ये अजीब टाइप का कुछ लग नहीं रहा है, अजीब नहीं लगेगा। कैसे, अभी दो ट्राइंगल को कंसिडर करो। इन ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल ADB या फिर ABD लो, एंड ट्राइंगल ADC लो या फिर ACD, तुम जो भी ले सकते हो, तुम्हारे मर्जी का। तो इसमें देखो, ये ABD में एंगल D 90 डिग्री है और ये ACD में भी एंगल D 90 डिग्री है। एंगल D इस 90 डिग्री। ये एक चीज हमें मिल गया। अब दूसरी चीज क्या देखना है तुम्हें, कि देखो कि ये वाला जो एंगल होगा ना, एंगल DAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ABD। क्यों भाई, तो इसको ओवरलैप करके देखो, इस एंगल का मेजरमेंट ये होगा। वही तो सर, कैसे होगा, ये कंफ्यूजन है ना। तो देखो ध्यान से, इधर से क्या बोला, ये परपेंडिकुलर है BC के साथ, इसके वजह से ये वाला एंगल जो भी फॉर्म करेगा, कैसे होगा बता देता हूं। देखो, इन तीनों एंगल को मिलाने पर ये एंगल BAD प्लस एंगल D जो 90 डिग्री है, एंगल BAD मतलब समझे ना, ये वाला एंगल, और एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये मैं समझा रहा हूं, वरना एग्जाम के टाइम तुम्हें इतना करोगे टाइम नहीं होगा। तो एंगल BAD हो गया। अब देखो, एंगल D तो 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल BAD प्लस एंगल B, ये वाला एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। अब देखो, एंगल B इक्वल्स टू ये वाला जो एंगल है, ये किसके बराबर है, 90 डिग्री माइनस एंगल BAD। एंगल BAD 90 डिग्री से अगर एंगल BAD सब्सट्रैक्ट कर दूं, कैसे निकला पता है ना, ये तीनों एंगल मिला दिया, 180 डिग्री हुआ। इनमें से मुझे पता है ये एंगल D 90 डिग्री है, तो उसको उड़ा दिया, D भी उड़ा दिया और इधर से भी 90 उड़ा दिया। तो ये दोनों एंगल मिलके कितने हो रहे हैं, 90 डिग्री। अब इनमें से मुझे ये एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री से ये काट दो तो मिल जाएगा। तो देखो 90 डिग्री से ये वाला एंगल, ये जो एंगल है, इसको काटने से एंगल B भी हो रहा है, और तुम्हें पता है एंगल BAC 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ये एंगल काटने पर ये एंगल भी हो रहा है। एंटायर 90 है, इतना कट गया तो 90 से इतना कट गया तो कौन बचा, ये बचा।
तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया एंगल बी विल बी इक्वल्स टू एंगल, कौन सा एंगल है, CAD या फिर DAC लिख सकती हो, एंगल DAC। समझ गए? तो इन दोनों ट्राइंगल में एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल DAC, तो दो एंगल इक्वल हुए। और जब किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनको क्या ट्राइंगल कहा जाता है? ए सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग उनको सिमिलर ट्राइंगल कहा जाता है। तो इससे तुम्हें पता चल गया कि ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो ADC है, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। और जब सिमिलर होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल वो सेम रेशियो में होते हैं। तो इसका बेस, ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस यानी BD अपॉन AD, जो ये वाले ACD का बेस कौन है? ये AD है बाय AD, तो दोनों का बेस हो गया। अब हमें किसके अकॉर्डिंग मांगा है? देखो तुम, अगर मैं देखने जाए हम, तो इधर क्या होगा? AD फिर ले लो, इधर का AD ले लो। फिर से हम क्या ले सकते हैं? अगर इसका बेस लेंगे तो फिर इसका बेस लेना पड़ेगा। तो अच्छे से करने के लिए, हाँ, तो नेक्स्ट ये और किसके साथ इक्वल होगा? अगर मैं बता दूं तो इसका पहले क्या लिए? बेस लिए। अब लेंगे हाइट। चलो हाइट, ये बड़े वाले ट्राइंगल पहले किसका ले रहे थे? BD किसका बेस था? छोटे वाले। तो छोटे वाले से शुरुआत करना। अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा लिख रहे हो, जिस सीक्वेंस में भी लिखो, अगर ऊपर बड़ा लिखा है नीचे छोटा, तो उसी सीक्वेंस में हर एक में जाना। समझ गए? तो हम ऊपर छोटे वाले का लिख रहे हैं, तो छोटे वाले का हाइट ले लेते हैं, दैट इज AD, और बड़े वाले का हाइट DC या फिर CD। और ये किसके बराबर होगा? हाइपोटेनस के। इसका हाइपोटेनस कितना है? AB, और इसका हाइपोटेनस AC। तो हाइपो में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें आंसर निकालने के लिए मैं इधर से निकाल सकता हूं। क्या? कि ये मान लो इतने को तुम कंसीडर करो, ये CD इधर डिवाइड है, ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो BD इंटू CD विल बी इक्वल्स टू, ये AD नीचे है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा उस AD से, तो क्या हो जाएगा? AD इंटू AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। कौन सा ऑप्शन है? देख लो। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए कैसे हुआ? पहले सिमिलर प्रूव किया, उसके बाद ये हमें पता चल गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें टाइम खाएगा, बोला था बिगिनिंग में, अब भी बोल रहा हूं, टाइम खाएगा, पर ज्यादा हड़बड़ी करोगे तो क्या होगा? गलत होने के चांसेस है। हड़बड़ी नहीं करना है, पर स्पीड बढ़ाना है। स्पीड बढ़ाना मतलब प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ता है। मतलब एक जो नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन तुम्हें जो 2 मिनट लग रहा है या फिर 1 मिनट लग रहा है, उसको 10 सेकंड में कैसे कंप्रेस किया जाए, उसकी चिंता करो। जितना स्पीड होगा उतना। तो मैं समझा रहा हूं, मुझे तो ज्यादा टाइम ऑब्वियसली लगेगा ही, क्योंकि मैं समझा के पढ़ा रहा हूं। डायरेक्ट करता तो मुझे भी आधा टाइम लगता है इसका। देखो, इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF, तो पहले यहाँ पे ABC, ये सीक्वेंस में चेंज मत करना, इसी के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ABC रहा, नेक्स्ट इज सिमिलर टू EDF दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने मर्जी से DEF लिखते हैं। तो इससे क्या होता है पता है तुम्हें? सीक्वेंस में, हाँ, क्या ये गलत हो जाएगा सर ऐसे लिख दें तो? गलत कैसे होता है पता है? इस वाले क्वेश्चन में गलत होगा। जैसे यहाँ पे बोला है EDF के साथ सिमिलर है, एंड ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। देखा, बस नाम चेंज किए, पर वो उसके साथ सिमिलर नहीं है। तो सीक्वेंस में चेंज करने की कोशिश मत करना। बाय चांस हो गया है, एग्जामिनर भी समझता है, पर जानबूझ के कर रहे हो 2 जगह 3 जगह, तो मार्क काटेगा वो भी। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है सर? तो सबसे पहली बात, तुम्हें क्या करना है? AB, पहले 2 डिजिट AB, ये किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा? इसके पहले 2 डिजिट यानी ED के साथ। और तुम्हें पता है सिमिलर ट्राइंगल में क्या होते हैं? क्या होता है कि उनके जो रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, इधर का BC लो, तो उधर का क्या आएगा? नेक्स्ट 2 DF आएगा। अब इधर का AC लो, यानी CA या फिर AC, तो उधर का क्या आएगा? EF आएगा। समझ गए? अब देखो, ये सब मल्टीप्लिकेशन इसी से आता है, मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया। तो ये हो रहा है क्या? चलो चेक करते हैं। BC और AC है, तो BC वाला और AC वाला को पकड़ो, मतलब ये दोनों को अभी फोकस में रखो।
तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ बराबर आ जाएगा, DF उधर चला आएगा, EF इधर, तो BC इंटू EF दैट विल बी इक्वल्स टू AC इंटू DF। क्या वो है AC इंटू DF? FD है सर, DF नहीं है। अरे साइड में चलता है, ट्राइंगल में मत चेंज करना, साइड में उल्टा हो इसका कुछ गारंटी नहीं है, कोई DF भी दे सकता है, FD भी दे सकता है, इतना एग्जामिनर को समझ में आता है। तो ये DF हो FD हो दोनों क्या है, सेम है, बस ट्राइंगल में सीक्वेंस चेंज मत करना, साइड में चलता है, क्योंकि साइड में बस 2 ही पॉइंट होते हैं। तो BC इंटू EF विल बी इक्वल्स टू AC इंटू DF। तो ऑप्शन ए तो सही है, पर हमें क्या देखना है जो सही नहीं है। नेक्स्ट वे विल मूव टू AB इंटू EF। तो AB और AC है, AB और AC वाला कुछ नंबर कर देते हैं, और BC वाला कुछ और है क्या, चलो देखते हैं। BC वाला BC इंटू D AB इंटू FD है, तो BC का AB के साथ है, तो वो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये दोनों को फोकस किए। नेक्स्ट कौन सा है, AB और AC वाला। तो AB और AC मतलब ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो इससे क्या निकलेगा, ये EF AB की तरफ आएगा, AB इंटू EF कैसे जा रहा है पता है ना, क्रॉस हो रहा है, और ये ED AC के साथ जाएगा, AC इंटू ED। तो ऐसा है क्या, AB इंटू EF AC इंटू ED, या फिर DE हो, सेम बात है। तो B भी ट्रू है। C चेक कर दे, तो C चेक करो BC और AB, BC और किसका, यानी BC कौन सा है, ये और AB, पहले दो। तो पहले दो को जब हम क्लियर करेंगे तो ये आ जाएगा DF AB इंटू DF इक्वल्स टू, ये ED जाएगा BC के साथ, BC इंटू क्या है, ED है। चेक करो BC इंटू ED, पहले BC है, AB इंटू EF है, नहीं है, AB इंटू DF है। अरे सर इधर ही तो पंगा है, आपने सही नहीं किया, करके देखो इतना निकल रहा है, मतलब ये क्या है, सही नहीं है। सही नहीं है मतलब यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें बिना सही वाला निकालना है। D चेक कर लो, सही आएगा, क्योंकि मुझे आंसर मिल गया है, ये कंफर्म है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो BC इंटू D AB इंटू FD, यही निकला है, AB इंटू FD या फिर DF हो, और BC इंटू ED। तो ये तीनों सही थे, ये गलत था, इसलिए ये सही आंसर हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये मैंने इतना क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि किसी को अगर बेसिक भी नहीं पता उसको भी समझ में आए, पर तुम जब एग्जाम में करोगे ये क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, प्रैक्टिस आएगा ना। ऐसे क्वेश्चन 2 कर चुके हैं यार, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे फटाफट पुट करते चलोगे, और तुम्हें इतना इंटू करने की क्या जरूरत है, तुम तो इधर मिला दोगे, AB के साथ EF आएगा, ED के साथ AC आएगा, इधर दिख रहा है पूरा। पर मैं ऐसे बता दूंगा तो नॉर्मल बच्चे को कंफ्यूजन हो जाएगा, पर 95 फोड़ने वाले बच्चे हो तो तुम तो कर ही सकोगे। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फटाफट से करो। हाँ तो देखो, इवन 2 ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, 2 ट्राइंगल है भाई, जिसमें AB बाई QR इक्वल्स टू BC बाई PR इक्वल्स टू CA बाई PQ। और ये किस केस में होता है, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हटवट में, सर 10 सेकंड वाला सवाल है, ऐसे ठोक देंगे। कैसे ठोकेंगे, देखो, ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठोक के आ जाएंगे, पता है ना, यही ठोक के आएंगे। और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब उनको खुद को भी चौंक जाएंगे कि वो जो बोल के आए थे वो असल में सच निकला नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला था, ट्राइंगल के सेंस में खिलवाड़ नहीं करने का। क्या नहीं करने का, खिलवाड़ नहीं करने का। कैसे नहीं करने का, देखो इसको अगर सीरियली मैं लिखूं ABC, ये ऐसे ही है, AB BC यानी ABC सीक्वेंस में है, पर नीचे वाला नहीं है। PQ QR और RP के सेगमेंट में नहीं है, ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है, देखो QR फिर PR को RP बोल सकता हूं कि नहीं, तो ये QRP के सेगमेंट में है, QR RP PQ। तो ये वाले सीधा था, ये टेढ़ा था। तो अभी अगर कहीं पे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP है तो उसमें टिक ठोको, पर है नहीं कहीं पे, तो क्या होगा। तो देखते हैं, हर जगह हमने जो देखा है PQR ही है, तो इसको जब PQR करेंगे तो ये P इधर आया, मतलब ये C भी उधर आएगा।
मतलब जब ये ट्राइंगल पी क्यू आर बनेगा, पी क्या इधर से उठ के इधर आया, तो ये सी भी इधर उठ के इधर आएगा, यानी ट्राइंगल सी ए बी हो जाएगा। अब देखो कौन सा है, क्या ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बी ठोक के आएगा, वो भी ठुक के आएगा एग्जाम में। समझो बात, मैंने बोला ना सीरियली देखना। सीरियली कैसे देखा, मालूम चल गया। उसके बाद सीरियली भी नहीं है बहुत जगह पे, तो क्या है, हर जगह पे हमने देखा क्यू आर पी नहीं है, बस पी क्यू आर है। तो पी को इधर लाया गया है हर ऑप्शन में, तो हमने भी सी को इधर लाना पड़ा। ये बेसिक जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते चलोगे सब कुछ समझ में आता रहेगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सारे क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है, तुम जैसे समझ पा रही होगी। हाँ तो देखो भाई, इफ टू ट्राइंगल्स डी ई एफ एंड पी क्यू आर, जो ट्राइंगल है डी ई एफ और पी क्यू आर, जहां पे एंगल डी किसके बराबर है, क्यू के बराबर, एंगल आर ई के बराबर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो तुम्हें क्या करना है, रॉफ में दो ट्राइंगल पहले फटाफट से ड्रॉ कर, ऐसे रॉफली डी ई एफ, और भाई ये हो गया तुम्हारा पी क्यू आर। फटाफट से कैसा भी दिखे, बस ट्राइंगल होना चाहिए, तीन साइड उसके होने चाहिए, क्योंकि समय की पाबंदी हमारे पास रहेगी। ऐसे बना दिया। उसके बाद एंगल डी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर। अब देखो एंगल आर किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर। तो एंगल आर कहां पे है, ये वाला, तो इसमें दो दे देते हैं। किसके बराबर है, ई के बराबर। हो गया, क्लियर है। अब देखो, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है बोल रहा है। तो सबसे पहली बात, दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। कौन कौन, एंगल डी, ट्राइंगल डी ई एफ विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा, शुरुआत कहां से करो, पी से नहीं क्यू से होगा, क्योंकि डी क्यू के साथ सेम है, क्यू आर पी। हो गया, पल्ले पड़ गया। अब देखो, अब यहां पे चेक करो, ई एफ मतलब कौन सा, ये वाला, तो लास्ट की दो आरपी के साथ हो रहा है, हाँ आरपी के साथ हो रहा है। ये किसके बराबर होगा, डी एफ पहले का लास्ट का, डी एफ किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, पी क्यू के बराबर। डी और एफ है पी क्यू, हाँ बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं होगा। कौन सा गलत होगा बोल रहा है ना, हाँ। अब डी है, डी कौन सा, पहले दो, तो इसका भी पहले दो आएंगे, क्यू आर। आ कौन रहा है, पी क्यू, आना क्या चाहिए, क्यू आर या फिर आर क्यू। पहला का दो इधर हो रहा है, सिमिलरिटी मैंने कैसे लिखा है, सीरियली लिखा है। जिस एंगल से शुरुआत हुआ इधर, इधर भी उस एंगल से, जो सेकंड में आया इधर, वो इधर भी सेकंड आया है। इधर देखो, ई सेकंड में आया, इधर आर सेकंड में आया, जो दोनों इक्वल है। तो सीरियली चलना है। इधर तो मैच कर गया, बी में मैच नहीं कर पाया, क्योंकि डी पहले दो है, तो ये भी पहले दो होना चाहिए, पर हुआ क्या नहीं। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यही गलत होगा, पक्के दावे के साथ कह सकता हूं, बिल्कुल सही है। बाकी चेक करो, डी ई क्यू आर, डी ई क्यू आर, उसके बाद डी एफ पी क्यू। भाई डी एफ पहला और लास्ट, पहला और लास्ट क्यू पी हो या फिर पी क्यू हो, ये भी ठीक है। ई एफ देखो, ई एफ लास्ट दो, आर पी भी लास्ट दो, वैसे डी ई फर्स्ट दो, क्यू आर फर्स्ट दो। हो गया, सब सही है, बस यही गलत था जो आंसर हुआ। समझ गए। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो भाई, अभी लास्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं दिया सर, जानबूझ के नहीं दिया, ये सवाल में कुछ है नहीं ऑप्शन देने लायक। जो जानता है फटाक से बता चुका होगा क्वेश्चन पढ़ के। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल सी, तो दो एंगल पहले सेम हो गए, इसका मतलब सिमिलर है, पक्की बात। उसके बाद देखते हैं ए बी इक्वल्स टू 3DE, तो ए बी क्या है, इसका साइड है, DE क्या है, इसका साइड है। भाई कितने गुना हो रहा है, और ये सीरियली भी है, देखो ए बी सी डी ई एफ हो गया। एफ किसके बराबर है, सी के, लास्ट वाला लास्ट के बराबर, मिडल वाला मिडल वाले के बराबर, मतलब सीरियली भी बिल्कुल है भाई। तो ए बी और डी भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड होंगे, पर इक्वल हो रहे हैं सर। इक्वल कहां हो रहे हैं, 3 लगा है ना। अगर 3 लगा है इसका मतलब क्या है, ये इक्वल रेशियो में है, ना कि इक्वल है। तो इक्वल रेशियो में होता है तो कॉन्ग्रुएंट होता है, नहीं होता है, क्या होता है, सिमिलर होता है। सो दिस ट्राइंगल्स आर सिमिलर
नॉट कंक्रुएंट, ये होगा इसका आंसर। समझ गए? सो इसी के साथ ये असर्शन रीजन वाले सेक्शन के ऊपर हम मूव ऑन करेंगे। स्टैंड अलोन एमसीक्यू खत्म होते हुए असर्शन रीजन के बाद केस स्टडी करेंगे। असर्शन रीजन भी 4 है पर बड़ी बड़ी है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन इन द कॉपी। लेट्स मूव टू द असर्शन रीजन सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहली बात, हर असर्शन रीजन क्वेश्चन में एक असर्शन होता है, एक रीजन होता है। ये सारे वीडियोस में बता रहा हूं तो और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 4 ऑप्शन भी कॉमन होते हैं। पहला क्या, बोथ ए एंड आर, यानी असर्शन एंड रीजन को असर्शन को ए और रीजन को आर कहा जाता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर बी, both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of assertion. Option number C, assertion is true but reason is false. Option number D, assertion is false but reason is true. तो इनमें से हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन पर्टिकुलर में सिलेक्ट करना होता है। तो चलो देखते हैं क्या है। पहले assertion को देखो, if in two right triangles one of the acute angles of one triangle is equal to acute angle of other triangle, then triangle will be similar. तो सबसे पहली बात देखो, दो राइट ट्राइंगल है, मान लो ये 1 ये दूसरा, तो इनमें सिमिलरिटी पहली क्या है कि 90 डिग्री दोनों होंगी, तो एक एंगल इक्वल हुआ। और बोला है एक एक्यूट एंगल। पहले बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है, मैं बता दूं तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है, यानी या तो ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला, तो इनमें से कोई भी एक एंगल इनके सेम है। मतलब एक 90 डिग्री वाला सेम है, दूसरा एक्यूट एंगल सेम है। इसका मतलब इसके कितने एंगल सेम हुए, 2 एंगल। और जब किसी दो ट्राइंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो बाय द क्राइटेरियन ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन के मुताबिक वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब असर्शन क्या है, ट्रू है। ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन नहीं है, क्योंकि हमें ये बताना होता है ना ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। ये अगर क्राइटेरियन भी बता देता तो ट्रू ही होता। तो रीजन अभी देखो, if the ratio of corresponding altitudes of two similar triangle is 3/5, altitude sides में कंफ्यूज मत हो, साइड को ही ये समझाता है altitude। तो इनका रेशियो क्या है साइड का या फिर ऑल्टीट्यूड का, 3/5। देन रेशियो ऑफ देयर एरियास इज 6/5। तो सबसे पहली बात, दो सिमिलर ट्राइंगल्स के, वही बोला है ना, इफ द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, उनके जो साइड्स का रेशियो होता है उसका स्क्वायर उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। मतलब 3/5 का स्क्वायर इनका एरिया होगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 इनका एरिया का स्क्वायर होना चाहिए, पर कितना है 6/5। तो क्या है, रीजन गलत है। सो कौन सा ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन कहता है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, या फिर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So now let's move to question number 2. Assertion, if D is a point on side of triangle PQR, इस डायग्राम पे मत जाओ, ये रीजन का है। तो एक ड्रॉ करते हैं PQR, मान लो कुछ ऐसा ट्राइंगल है, कैसा भी, हमें तो कुछ गिवन नहीं है। PQR, D कहां पे पॉइंट है, QR में कहीं पे भी, और ऐसे जगह पे पॉइंट है सच दैट PD इज परपेंडिकुलर टू QR। ये D पॉइंट हुआ ना, तो यहां पे जब ये D की तरफ खींच रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है। Then triangle PQD will be similar to triangle RPD। तो ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला सिमिलर होंगे, क्या बोल रहा है। बहुत से बच्चे खुश हो जाके उत्साह में आ जाके असर्शन ट्रू बोलते हैं, पर है नहीं। देखो यहाँ पे ये राइट एंगल के छोड़ के इन दोनों में कुछ सिमिलर दिख रहा है, ये साइड सेम होगा, हमें पता नहीं है, कुछ गिवन है नहीं उससे रिलेटेड। इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो बोला होता तो ये दोनों इक्वल बोल के हम सिमिलरिटी प्रूव कर देते, कैसे ऐसे तैसे करके, मतलब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये साइड भी क्या बाइसेक्ट कर जाएगा बोल देते। या फिर ये परपेंडिकुलर के साथ साथ ठीक बाइसेक्टर भी है अगर पता चलता, मतलब ये दोनों को इक्वल, तो भी कुछ बात बनता, पर ऐसा कुछ गिवन है नहीं, तो असर्शन ट्रू है नहीं। सर गिवन नहीं है बोल के ट्रू नहीं है, अरे कोई भी एंगल देखो, ऐसा भी PQR कुछ हो सकता है। मान लो इधर D पॉइंट है और ये साइड अलग, ये साइड अलग, D सिमिलर फिगर भी हो सकता है, लाइक दिस वन। ये मान लो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, पर दोनों फिगर सिमिलरिटी नहीं होगा, तो असर्शन फॉल्स है। तो बचता कौन है, ऑप्शन नंबर D।
पर रीजन को भी चेक कर देते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, ये वाले फिगर की बात कर रहा है, या जो किसने क्वेश्चन बनाया हमें क्या पता। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल डी एंगल सी के बराबर है, देन ट्राइंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। बिल्कुल सही बात है। कैसे सर, वहां पे तो बोल नहीं रहे थे, इधर फटाक से बोल दिए। तो सीधा बात देखो, सुनो, ये दोनों जो लाइन है, इधर एंगल डी क्या है, एंगल सी के बराबर है। पहले तो असर्शन फॉल्स हो गया है, उसी की वजह से असर्शन फॉल्स है, मतलब रीजन ट्रू ही होगा। ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर डी। और उसी के साथ इधर एक एंगल गिवन है तुम्हें, पर सर साइड का कैसे पता चले। हमेशा एक बात याद रखना, दो ट्राइंगल जब ऐसे होते हैं ना और इन दोनों के बीच एक लाइन चलता है, तो ये हमेशा कैसा होता है, दोनों ट्राइंगल ये छोटा वाला बड़ा वाला सिमिलर होते हैं। ऐसा फिगर दिखे तो आंख बंद कर ठोक के आ जाना, क्या बोल के, सिमिलर है बोल के। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट वन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। So let's move to the third question of assertion reason part. Corresponding sides of two similar triangle, पहले तो similar triangle का corresponding side का रेशियो सेम होता है, are in the ratio 2:3। कौन से रेशियो में है, 2:3 यानी 2/3। If the area of smaller triangle is 48 centimeter square, then the area of larger triangle is 108 centimeter square। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बोल रहा है। इधर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो साइड का रेशियो होता है उसी का स्क्वायर उनके एरिया का रेशियो होता है। यानी साइड का रेशियो ये है तो इसका स्क्वायर यानी 4/9 इनके किसका रेशियो होना चाहिए, एरिया का। क्या है देखते हैं, अरे 48/108 कर दो, अगर है तो ये इक्वल हो रहा है तो ये बिल्कुल सही है। सर नहीं हो रहा है तो गलत है। सो 12/9 जा 108, 12/4 जा 48, 4/9 बिल्कुल सेम हो रहा है, इसलिए असर्शन ट्रू होगा इस केस में। ये असर्शन था, ये वाला स्टेटमेंट, तो ये क्या हुआ, सही हुआ। अब ये आ गया तुम्हारा रीजन। इफ डी इज ए पॉइंट, ये रीजन स्टेटमेंट देखो, अगर डी एक पॉइंट है ऑन साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, पहले ट्राइंगल एबीसी देख लो, कुछ ऐसा कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन में नहीं होगा, तुम मन से कोई भी फिगर ड्रॉ कर लेना। हो गया। अब देखो ये डी मान लो ये पॉइंट है, इसको डी को जोड़ भी दो, बीसी में कोई एक पॉइंट है, बीच में या फिर साइड में कुछ नहीं बोला है, सच दैट एडीसी, ये जो एंगल है एडीसी, दैट विल बी इक्वल टू एंगल बीएसी, यानी ये बड़े वाले एंगल के साथ ये वाला एंगल इक्वल है। देन सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो इससे एक चीज प्रूव किया जा सकता है, कैसे इसको प्रूव करेंगे या फिर आसपास आंसर निकाल पाएंगे। इन ट्राइंगल एबीसी, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, ये जो छोटा वाला फॉर्म हुआ, इनको कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर करें, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, पहला। दूसरा एंगल सी दोनों में कॉमन है, देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी एंगल सी है, छोटे वाले में भी एंगल सी है, मतलब एंगल सी दोनों के लिए सेम है। तो दो एंगल जब दो ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तब वो ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर। तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्योंकि ये सिमिलर हो गया, अब हम लिख सकेंगे, क्या लिख सकेंगे, हमें कैसे भी करके एसी सी भी लाना है। मतलब एसी के रेशियो देखो, यहां का एसी जो है, ये मान लो बड़े ट्राइंगल का एसी किसके बराबर है, ये ट्राइंगल को ऐसे ट्विस्ट करके इधर लगा दो, ये सेम दिखेगा, मतलब ये डी वाला एंगल ये इस एंगल की जगह रहेगा। तो अगर इसको ऐसे मरोड़ दूं मैं, तो एसी के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा पता है, एसी के साथ तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एडी। सो एसी बाय एडी विल बी इक्वल्स टू, एसी बाय एडी विल बी इक्वल्स टू, ऐसे कर सकते हैं, या फिर और बहुत से फॉर्मूले हैं, जैसे ये तकनीक हो गया, ये एसी बाय एडी कर सकते हैं। और एक क्या फॉर्मूला कर सकते हैं, इधर को देख के तुम हमेशा इमेजिन करना इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां क्या है, सीबी है, सीडी है, तो जैसे तैसे करके सीबी और सीडी लाना है। तो सीबी और सीडी कैसे आएगा, यहां पे एडी आ रहा है, तो ये समझ लेना कि इस साइड को लेने से काम नहीं बनने वाला। अब कौन सा लाइट, अभी छोटे वाले ट्राइंगल में एसी लिख के देखो, तो एसी किसके बराबर होगा, बीसी या फिर सीबी। तो अगर छोटे वाले ट्राइंगल का एसी मैं ऊपर ले रहा हूं तो ये किसके बराबर है, बीसी। उसके बाद अगर मैं सीडी लेता हूं किसमें, छोटे वाले ट्राइंगल में, तो ये सीडी का जगह कौन लेगा पता है,
CD का लगा चलेगा AC, ये CD है ना, और AC कौन सा है ये, तो ये ऐसे मरोड़ जाएगा, ये एंगल उधर जाएगा, तो CD बाय AC। तो इससे तुम पता लगा सकते हो AC स्क्वायर, ये AC ऊपर आ जाएगा इक्वल्स टू CB लिख सकते हैं या फिर इस DC लिख सकते, BC लिख सकते हैं, CD इंटू CB। समझ गए, ये प्रूव हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है भाई। यहाँ पे हुआ एरिया का बात, सिमिलरिटी का बात, और इधर हुआ सिमिलरिटी थ्योरम, एक सिमिलरिटी रूल की बात। तो दोनों में कुछ लेन देन नहीं है, भले सिमिलरिटी यूज हो रहा है, पर यहाँ एरिया की बात हो रही है, इधर कहाँ एंगल की, और ये प्रूव करने की बात हो रही है। सो बोथ स्टेटमेंट एक्सप्लेन नहीं करते, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट स्टेट बोथ assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of assertion. So before I move to the next question, please pause the video and note it down. हाँ तो देखो भाई, ट्राइंगल में किसका दिक्कत हो तो मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। ये मान लो ABC हुआ, ABC बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, छोटा वाला क्या था, कुछ इस तरह का बन रहा था, क्या था, ADC। हमें क्या पता है, ये A वाला एंगल, ये D वाला एंगल इक्वल है, तो इनको तुमको कैसे लगाना है पता है, इसको ऐसे उठाई खच्चा, मतलब कैसे लगेगा, कुछ ऐसे, ये D हो जाएगा ऊपर वाला ये, और ये D इधर आ गया, ये C इधर आएगा, और कौन आएगा, इधर A आ जाएगा। अब काम तमाम होगा। तो अभी रेशियो अगर मैं निकालूं, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं, AC छोटे का AC ले लेता हूं, तो बड़े का AC ले लेता हूं, तो छोटे का क्या है, DC, नीचे छोटे का ले, कोई भी कहां पे लो फर्क नहीं पड़ता, पर दोनों स्टेट में अगर छोटे को नीचे ले रहे हो तो नीचे लो, बड़े को ऊपर ले रहे हो तो ऊपर लो, वरना उल्टा भी कर दो, पर दोनों केस में उल्टा करना, सीधा कर रहे हो दोनों केस में सीधा करना। जैसे मैंने ऊपर बड़े को लिया है, नीचे छोटे को, तो इधर भी ऊपर बड़े को और नीचे छोटे को लूंगा। तो अब देखो, अब कौन सा एंगल लेना है हमें, CB से रिलेटेड था ना, तो CB से रिलेटेड अगर बात करें तो CB कौन सा है, AC है। ये किसका AC है, छोटे वाले का, तो छोटे वाला किधर रहता है, नीचे, बड़े वाले इसके साथ कौन सा रेशियो बनाएगा, BC या फिर CB। तो ये हो गया AC स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू DC, यही प्रूव करना था। ये जो एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग साइड निकालने का केस सबको भयंकर लगता है। ट्रायंगल को कैसे देखो, कुछ ऐसा दिख रहा था वहां पे फिगर, ये इस तरह का, इधर से कैसे ये छोटे वाले को निकाल के मैंने पेस्ट किया, पता चला ना, ऐसा दिख रहा था, ये छोटे वाला निकल गया, फिर ऐसे छापा। इसको कैसे छापा, ये D को ऐसे रोटेट किया, अच्छा, तो वो जो इमेजिन कर लेगा वो मार्क लूट लेगा एग्जामिनर से। और ये एग्जामिन करना एक्सपीरियंस का खेल है। जैसे मैंने फटाफट कर लिया, टाइम नहीं लगा मुझे, मैंने थोड़ा देखा, मतलब अंदाजा लगा, हो गया। पर तुम्हें इतना समझाया पड़ा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को वहां कंफ्यूजन हुआ होगा, फिर मैंने मिटाते टाइम देखा कि बच्चे यहां पे कंफ्यूज हुए होंगे, तो क्लियर कर दिया जाए। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, सारे भाई सीधा सीधा बोलो ना, पिथागोरस थ्योरम के सारे। तो पहला असर्शन, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3√3, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर देने का, जिनका साइड तीनों का तीनों सेम है। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट है, इसका कितना है 3√3 साइड है, मतलब तीनों ही साइड कितने होंगे 3√3 होंगे। ऑफ अल्टीट्यूड कितना बोला है, देन द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड इज 4.5 cm। पर हमें ये तय करना है, हमेशा एक बात याद रखना, जब इसका अल्टीट्यूड आता है तो ये क्या करता है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है। मतलब ये जो लेंथ होगा, मान लो ये ABC है और ये पॉइंट D है, तो ये BD का जो लेंथ होगा वो BC का आधा होगा। तो BC क्या है, एक साइड है, तीनों साइड सेम है 3√3, तो BD क्या होगा 3√3/2। तो इधर तुम्हें कुछ दिख रहा है, ये क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक फॉर्मूला लगता है पिथागोरस थ्योरम, P² + B² = H², वही डालना है हमें। 4.5 का स्क्वायर प्लस और किसका स्क्वायर 3√3/2 का स्क्वायर, तो ये करीबन हो जाएगा, ये 4.5 को 45 × 45 कर दो, 45 × 45, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, हाथ में आया 2, 5 4 जा कितना होगा 5 4 जा 20, और इधर कितना आया था 2, 22,
और ये ऐसे आ जाएगा 4 5 जा 20, ये आया हाथ में आया 2, 4 4 जा 16, 2 18, तो ये हो जाएगा 5 2 0 1 और ये हो जाएगा 2025। तो दो जगह पे पॉइंट आ जाएंगे, 20.25 होगा। तो इसको मिटा दो अभी फिलहाल क्योंकि हमें जगह की चाहिए। 20.25 होगा और ये कितना हो जाएगा 3√3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, सो 9 × 3 27/4। समझिए, तो ये तकरीबन आंसर आ जाएगा तुम्हारा 27/4। तो ये हो जाएगा, अगर इसको मैं पॉइंट में ले जाऊं तो ये तकरीबन आंसर आ जाएगा 4 × 27, यानी ये कितने में जाएगा बताओ बताओ। तो 4 5 जा कितना होता है 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, नहीं जाएगा। 4 6 जा जाएगा 6, बचा कितना 30 4 7 जा, फिर 4 5 जा 6.75 होगा। तो इसको जोड़ देने के बाद मोटा मोटा बात करूं तो मुझे मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 6.75। ये आ गया 21 21 6 27 हो गया। अब ये क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। क्या हो रहा है चलो देखते हैं। तो इसका रूट निकाल देते हैं। अगर इसका रूट निकाल दें तो ये हो जाएगा √3 × 3 × 3, यानी 2 3 जोड़े बन के आ जाएंगे बाहर, एक 3 बाहर एक अंदर फंस जाएगा 3√3। क्या उतना है? बिल्कुल है। तो असर्शन क्या है? सही है। क्या यूज किए? पिथागोरस थ्योरम, p² + b² = हाइपोटेनस का स्क्वायर, और कुछ था नहीं इसमें रॉकेट साइंस। इफ अ लैडर 10 cm लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर, तो भाई कोई सीढ़ी है जो ऐसे, सीढ़ी कैसे डलता है? ऐसे डलता है, तो वो कितना लॉन्ग है? 10 cm लॉन्ग। वाह भाई साहब, 10 cm की लंबी सीढ़ी बना रही है ये। 10 cm की क्या बना रहे? ए लैडर 10 cm लॉन्ग। चलो मैं क्वेश्चन कंफर्म करता हूं, cm है या फिर मीटर है? भाई cm दिया है इन लोगों का, क्या ये cm दिया है और ये मीटर। आई थिंक या तो इसको मीटर कर दो या फिर इसको cm कर दो, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। cm का सीढ़ी, तुम्हारा वो स्केल 15 cm का, वो प्रिंटिंग मिस्टेक रहा होगा, उतना भी बेचारे को रोस्ट नहीं करते हैं। चलो, अबव ग्राउंड, देन द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल इज 6 मीटर। तो इधर भी वही यार, पिथागोरस थ्योरम, लैडर का लेंथ 10, ये बेस का लेंथ कितना बोल रहा है? 6, तो और ये जो बेस का डिस्टेंस है फुट, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, हाइट 8 है ना। ये विंडो मान लो इधर है, तो नीचे से विंडो का डिस्टेंस 8 मीटर, और ये लैडर के फुट से वॉल का डिस्टेंस 6 मीटर, और ये हाइपोटेनस कितना है जो लैडर, वो 10 है। तो चलो चेक कर देते हैं। 8 का स्क्वायर निकालो, 8 का स्क्वायर, 8 8 जा 64, प्लस 6 का स्क्वायर, 6 6 जा कितना होता है? 36। तो ये हो जाएगा करीबन 100 आ जाएगा। तो 100 का स्क्वायर रूट निकाल लो, 10 हो रहा है। तो पिथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि पिथागोरस थ्योरम कहता है, क्या कहता है? p² + b² = h², जहां पे p क्या है? परपेंडिकुलर यानी हाइट, b क्या है? बेस, और h क्या है? हाइपोटेनस। ये p था, ये b था, ये h था। डायग्राम ड्रॉ करो, फटाफट से हो जाएगा। इसी के साथ असर्शन रीजन स्केल वाले क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। तो लेट्स मूव टू द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। कुछ पंगा है नहीं, मैं बोलता हूं इसको रट लो, सब कुछ आएगा। ऐसा क्वेश्चन आया तो p² + b² = h², किसने दिया था? साइंटिस्ट, सॉरी मैथमेटिशियन पिथागोरस ने। समझ गए? पिथागोरस थ्योरम कहा जाता है। So now we are going to discuss about the case based MCQs of the chapter triangle। इसके क्वेश्चन लंबे लंबे बन रहे हैं, बनेंगे भी। इसमें टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत होगा। आज ही मेरे को कॉल आया था एक स्टूडेंट से, वो बोल रहा था कि भैया सारा सवाल जवाब तो आ गया, अब टाइम मैनेज कैसे करें? 1-2 मार्क का क्वेश्चन छूट गया। सब आता था सर भैया, 40 में से 40 आ जाता, पर छूट गया। क्यों? बिकॉज तुम्हें टाइम मैनेजमेंट कैसे सीखना होगा? प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगा। जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं सबको चाट जाओ,
इससे स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टडी द फर्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट एनी 4 बाई 4 करना है 5 में से, हम प्रैक्टिस में 5 करते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी। स्केल फैक्टर, तो स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी हेडिंग है, उसके बाद स्केल फैक्टर के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। ए स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम साइज एच ऑब्जेक्ट बट ऑफ ए डिफरेंट साइज। तो जैसे स्केल ड्राइंग है किसका, एक ऑब्जेक्ट का, वही सेम शेप का, बस साइज डिफरेंट होगा। द स्केल ऑफ ए ड्राइंग इज कंपेरिजन ऑफ लेंथ used on a drawing to length, it represents the value of scale is written as a ratio। ये मैप में ज्यादातर किया जाता है, तुम देखना कि 1 cm कितना किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जो कुछ भी है। तो जैसे मैप में होता है, मैंने बोला सिमिलर फिगर्स, द रेशियो ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड द स्केलर फैक्टर। रियल में इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे तो कितना बड़ा पेपर तो नहीं मिलेगा, पर अगर कंपेयर करोगे उसके ये नॉर्मल मैप का, तो वो दोनों फिगर सिमिलर होती है। मतलब यहाँ पे 1 cm भले ही 1000 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के बराबर हो, पर वो मैप में सिमिलरिटी होती है। यहाँ पे 1 cm जितना, वहां पे 1000 किलोमीटर उतना, उस हिसाब से देखेंगे तो सिमिलर होता है, समझ गए। और कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल हूबहू सिमिलर। अब कुछ फोटो देखेंगे। स्केल फैक्टर, लेंथ इन इमेज करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट, ये होता है स्केल फैक्टर। समझ गए क्या होता है स्केल फैक्टर। अब देखो नेक्स्ट फिगर्स में फोकस करूंगा तो सब कुछ ये भी अच्छे से दिखेगा, चिंता मत करो। हाँ दिख गया, देखो। तो पहला एक फिगर है ट्राइंगल का, भाई इस टाइप का एक फिगर है। नेक्स्ट, इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग रीसाइजिंग द शेप्स, सिमिलर शेप्स। तो यहाँ पे देखो भाई 2 शेप्स थे, कैसे उनको जोड़ दिया और हमें क्या मिल गया। नेक्स्ट देखो और एक शेप, ट्रांसलेशन और स्लाइड, ये एक शेप। Hence two shapes are similar when one can become the other after a resize, flip, slide और turn। तो ये सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 20 तुम्हारे जो प्रीवियस बेस्ट थे उनके में आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों ये आने का एग्जाम में। इसलिए इस क्वेश्चन को जो छोड़ के जाएगा उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, और हम तो है नहीं, समझदार बच्चे हैं जकास के सारे, तो फोड़ के जाएंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखिए। द मॉडल ऑफ ए बोट इज मेड ऑन स्केल ऑफ 1:4। द मॉडल इज 120 cm लॉन्ग। The full size of boat has a width of 60 cm. What is the width of scale model? तो देखो यहाँ पे क्या है, ए मॉडल ऑफ बोट इज मेड ऑन स्केल। तो ये एक रियल बोट है, खिलौने वाला, ये भी कोई असली नहीं है, वरना 120 cm का असली बोट, बोट में जो रियल लोग बैठते हैं 120 cm समझ पा रहे हो, 4 फीट है, तुम्हारी ऊंचाई से भी कम होगा बात करने पर। और ये है उसका स्केल इमेज। तो यहां पे बोला है क्या रेशियो है, 1:4। मतलब अगर रियल 4 है तो स्केल कितना है, द मॉडल ऑफ ए बोट इज मेड ऑन, अगर रियल 4 है तो स्केल कितना है, 1 है। तो अभी हमें देखना है कि इनमें रेशियो कितना है। अगर मान लो, पहली बात ये मैं लेट लेके ले देता हूं, अगर रियल जो मॉडल है या फिर मॉडल है रियल को, अगर वो 4 cm कहीं पे है तो ये स्केल में कितना होगा, 1 cm होगा। ये बात 3 बार क्यों बोला आपने सर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये पता चल गया, बाकी सब पता चल जाएगा। अभी देखो, द मॉडल इज 120 cm लॉन्ग, द फुल साइज ऑफ द बोट हैज ए विड्थ ऑफ 60 cm। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल। तो हमें मांगा क्या है, विड्थ किसका, स्केल मॉडल का। रियल मॉडल का विड्थ कितना है, 60। हमने यहां पे बोला जब रियल 4 होता है तो स्केल 1 होता है, तो जब रियल 60 होगा स्केल कितना होगा, 60/4 इक्वल्स टू 15 cm। कौन सा ऑप्शन है देखो, पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द करेक्ट आंसर, 15 cm। समझ गए, बस रेशियो जिसको पता चल गया उसको सब कुछ आ गया, समझ गए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी 2 पॉलीगॉन। तो क्या इफेक्ट करेगा एक पॉलीगॉन के सिमिलरिटी को, अगर उनको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दे, मैंने बोला है उसको फ्लिप कर दे, मरोड़ दे, किसी भी तरह कर दे, तो कभी सिमिलरिटी चेंज नहीं होता या फिर कॉन्ग्रुएंसी भी चेंज नहीं होता। दे आर डायलेटेड बाय, तोड़ देने से चेंज हो जाएगा। सुनो, मरोड़ने से मतलब क्या, उसको साइड करने से। मान लो एक ट्राइंगल ऐसा है, उसको थोड़ा रोटेट कर दी, ये ट्राइंगल है मान लो, इसको थोड़ा रोटेट कर दी, ये ऐसा हो गया मान लो,
पर साइज में चेंज नहीं होना चाहिए, बस उसको हिला दो, डुला दो, ऊपर नीचे साइड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कुछ कर दो, नहीं होगा। दे आर डायलेटेड बाय स्केल फैक्टर, ये भी नहीं होगा। दे आर ट्रांसलेटेड अराउंड, तो इसमें भी नहीं होगा। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ अनदर, तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये इफेक्ट करेगा। अगर उनका मिरर इमेज बन गया तो वो कभी सेम नहीं हो सकते। तुम अपने मिरर में देख के जाके देखना, सिमिलर नहीं दिखेगा। कैसे? तुम जब हाथ हिलोगे, तुम्हारा लेफ्ट वाला तुम्हें दिखेगा वो मिरर वाला बंदे की तरह। अगर तुम खड़े होते ना तो वो तुम्हारा राइट वाला हाथ होता जो वो हिलाएगा, तो उल्टा दिखता है, तो वो सिमिलर नहीं हो पाता। सो इट विल अफेक्ट द सिमिलरिटी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्यों सिमिलर नहीं हुए पता है ना? मिरर में जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ हिला के देखो, पता चल जाएगा। If two similar triangles have a scale factor of a is to b, which statement regarding the two triangles is true? इनका स्केल फैक्टर कितना है? a is to b, मतलब एक का अगर a है तो वो दूसरे का b है। The ratio of their perimeters will be, तो सुनो उनका क्या है? ये स्केल फैक्टर है। इसका मतलब उनका जो साइड होगा उसका फैक्टर है, मतलब एक का साइड अगर a है तो दूसरे का b होगा। समझ पाए बात को? अब मैं तुम्हें अगर मोटा मोटा बता दूं तो रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? तीनों का ऐड, यानी मान लो वो इक्विलेटरल है तो a प्लस 3a विल बी इज टू 3b होगा, तो ये तो है नहीं, तो ऑप्शन ए विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। ऑल्टीट्यूड यानी हाइट, मैंने बोला गया साइड, अगर साइड उसके इक्वल रेशियो में है तो हाइट भी ऑब्वियस सी बात है इक्वल रेशियो में होगा, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। मीडियंस, मीडियंस होगा ही नहीं। देयर एंगल बाइसेक्टर हैव रेशियो स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कहां से आ जाते हैं? ये नहीं होगा, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि साइड या फिर हाइट हो सेम बात है, उसका डिमेंशन जो होता है सेम रेशियो में होता है, साइड हो हाइट हो। सर मीडियंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीडियम कोई डिमेंशन नहीं है, वो वेरी करेगा। समझ गए? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पे देखो, द शैडोज ऑफ ए स्टिक which is 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर, तो वो खुद कितना है? 5 मीटर लंबा, पर शेडो कितने की बन रही है? 2 मीटर की। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ ए ट्री 12.5 मीटर हाई, मतलब इनका फैक्टर क्या हुआ भाई? 5 मीटर का शेडो कितना बन रहा है उसी टाइम में? अगर टाइम अलग कर दे तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम निकाल ही नहीं सकोगे। 5 मीटर का शेडो कितना बना? 2 मीटर। समझ पाए बात को? 12.5 मीटर का कितना बनेगा बोल रहा है? So what you have to do? 12.5 into 5/2। अरे 5 का 2, 1 मीटर का कितना? 5/2, 12.5 मीटर का 5/2। समझ गए बात को? समझ पाए या फिर नहीं पाए? ये देखो कैसे कितना होगा। तो अगर मैं मोटा मोटा 2/5 होगा, मैं भी उल्टा बता, 2/5 होगा। क्यों? सुनो, 5 मीटर का शेडो कितना बन रहा है? 2 मीटर। 1 मीटर का शेडो कितना बनेगा? तुम बताओ कितना बनेगा? 2/5। समझ गए? ये 5 इधर आ गया, 2/5। सो 12.5 मीटर का 2/5 इंटू 12.5, 12.5। तो ये 2 में जाएगा तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 2, 2.5 में जाएगा तो ये आ जाएगा 5। सो इट विल द आंसर विल बी 5 मीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। समझ गए बात को? Let's move to next question. Question number 5. Below you see a student's mathematical model of a farmhouse roof with measurements. The attic floor ABCD in the model is square. The beams that support the roof are the edge of a rectangular prism E, F, G, H, K, L, M, N. E is middle of AT, F is middle of BT, G is middle of CT, and H is middle of DT. All edges of pyramid in the model have length 12 मीटर। अब देखते हैं सवाल यह है। ऐसे सवालों से डरना नहीं, देखो डायग्राम भी खुद बना के देते हैं क्योंकि वो एमसीक्यू पूछेंगे। उतना लंबा अगर तुम फिर ड्रॉ करोगे बहुत टाइम जाता है, वैसे भी टाइम खाएंगे ये लोग, ऐसा नहीं कि तुम पर दया करेंगे, टाइम खाएंगे। तुम्हें बचा के लड़ना है, समझ रहे हो? पेपर को फोड़ के आना है, फाड़ के मत आ जाना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF? फॉर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस। तो EF कौन सा है पहले देखो डायग्राम में। E कहां पे है? ये रहा भाई, और F तो ये वाला डिस्टेंस बोल रहा है, तो ये हमें मांगा हुआ है। वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एजेस ऑफ ब्लॉक, जो कि ये ब्लॉक का एक हॉरिजॉन्टल एजेस है।
सबसे पहली बात हमें गिवन क्या क्या है, ये 12 मीटर गिवन है, ये 12 मीटर गिवन है, ये 12 गिवन है, और क्या गिवन है, तो निकालेंगे कैसे। तो हॉरिजॉन्टल एज EF का जो लेंथ होगा वो पिरामिड के एच के आधा होगा। कैसे आधा होगा, चलो बताता हूं। क्योंकि वहां पे हमें बोला था कि ये जो पिरामिड तुम देख पा रहे हो, ये पिरामिड जो 80 है इसके बीच का मिडिल पॉइंट ही E है, मतलब आधे वाले हिस्से का, आधे में बट रहा है। ये F भी वैसे है आधा, इसलिए EF भी क्या होगा, AB का आधा होगा, यानी कितना होगा 6 मीटर। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट केस है पूरा, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। सीमा प्लेस्ड ए लाइट बल्ब एट ए पॉइंट O on ceiling and directly below it placed a table. Now she put a cardboard of shape ABCD between the table and lighted bulb. Then a shadow of ABCD is casted on the table. H A dash B dash C dash D dash quadrilateral A dash B dash C dash D dash inch an enlargement of ABCD with a large factor 1:2। मतलब ये बड़ा हो रहा है। मान लो अगर असली कार्डबोर्ड का साइज 1 है तो शेडो का कितना है 2 है, तो AB कितना बोल रहा है 1.5, BC कितना है 25 cm, CD कितना है 2.4 cm और AD कितना है 2.1 cm। एंगल A इज, ये देखो यहाँ पे, ये अब देखो, अब तुम्हें पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अब इधर से हमें क्या पता चलेगा, जो भी सवाल आएगा उसका हम आंसर करेंगे। चलो मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं इधर से, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। इधर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल ए 105 डिग्री, पर हमें क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डैश। क्या पूछा है, ए डैश। रेशियो कितना है 1:2, कितना है 1:2। समझ पा रहे हो बात को। एंगल ए कितना है 105 डिग्री। तो एंगल ए डैश जो होगा, जब दो फिगर सिमिलर होते हैं, मैं बता देना चाहूंगा साइड में बड़ा होता है, छोटा होता है, डिफरेंशिएट होता है, पर एंगल हमेशा सेम होता है। तो जो ए का एंगल है वो ए डैश का भी एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज लेंथ ऑफ ए डैश बी डैश। तो सबसे पहली बार ए डैश का एंगल कितना है, ए डैश बी डैश का, ए बी का लेंथ कितना है तुम मुझे बताओ। 1.5 cm। रेशियो क्या है 1:2। अगर ए बी 1 है तो ए डैश बी डैश क्या होगा 2 होगा। मतलब ए बी अगर 1.5 है तो ए डैश बी डैश 1.5 का कितना गुना, 2 गुना, यानी 3 cm होगा। समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। तो मैंने क्या बोला, एबीसीडी का जो एंगल होगा ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश का भी वही एंगल होगा। हमेशा याद रखना सिमिलर फिगर के साइड में चेंज आता है, एंगल में नहीं। एंगल हमेशा सेम रहता है। ये चारों एंगल को जोड़ दो, 105, 100, 70 डिग्री, 85 डिग्री। ये नहीं आता तुम्हें एडिशन, कोई बात नहीं। एक चीज सब बच्चे को पता होती है कि हर एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ये याद नहीं है तो मैथ का ज्योमेट्री आपको याद नहीं है। ट्राइंगल का सम 180 डिग्री और क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री, यहीं से ठोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो, ये सारे हलवा क्वेश्चन थे यार, जो मैंने सब तुम्हें बता के रख दिया, सारे हलवा क्वेश्चन थे। व्हाट इज द रेशियो, और तुम तो फोड़ के रख दोगे, बहुत समझदार बच्चे हो। कमेंट में लिखो सर फोड़ देंगे, लिखो 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 फटाफट से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड्स ए डैश बी डैश एंड ए डैश डी। तो सबसे पहली बात ए बी और ए डी का जो रेशियो है वो पहले देख लो। ए बी का कितना है 1.5, ए डी का 2.1। तो 1.5 बाय 2.1 करोगे तो कितना निकलेगा आंसर, 1.5 बाय 2.1 अगर करोगे तो आंसर आएगा 5.7। देखो 1.5 अपॉन 2.1, ये पॉइंट सब उठा दो तो ये 15 हो जाएगा, तो 3 5 जा 3 7 जा हो जाएगा। तो ये होगा 5:, ये 7 होता है 7, 5:7 हो जाएगा आंसर। तो चलो देखते हैं कौन सा है आंसर ऐसा। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज सम ऑफ एंगल सी डैश एंड डी डी डैश। तो जो पैसेज में देखे होगे, ये देखो एंगल सी जितना है सी डैश उतना होगा 70 डिग्री और डी कितना है 85 डिग्री। तो 75 डिग्री और 85 डिग्री का सम कितना होगा, 70 + 85 करके देख लो, 155 डिग्री होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी व्हिच विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस। ये सिमिलर ट्राइंगल का केस है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता हुआ। सिमिलर ट्राइंगल,
विजय इज ट्राइंग टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ ए टावर नियर इच हाउस। क्या इसके मन में चला, तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। विजय ने टावर का हाइट नापा, तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। ही इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। द हाइट ऑफ विजय's हाउस इफ 20 मीटर, when Vijay's house cast a shadow 10 meter long on ground, at the same time the tower cast a shadow of 50 meter long on ground। तो देखो यहाँ पे विजय का हाउस कितना है 20 मीटर, शेडो कितना बना रहा है 10, मतलब खुद के आधे का। टावर का कितना है शेडो 50 मीटर, यानी वो भी जो शेडो का लेंथ है वो टावर का आधा हो रहा होगा, क्योंकि सेम टाइम की बात है। तो कितना होगा 100 मीटर। फटाफट से अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है, हाँ बिल्कुल पहला क्वेश्चन ही यही है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, क्या बोला 100। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे हुआ पता चला ना, अरे 20 मीटर का हाउस अगर इधर कितने का शेडो बना रहा था, कितने का शेडो बना रहा था 20 मीटर का हाउस 10 मीटर का, तो 100 मीटर का, तो 50 मीटर का जो शेडो बन रहा है उसका हाइट कितना होगा, ऑब्वियसली उसका 2 गुना होगा 100 मीटर। ये तो पता चल गया। अब देखो पैसेज का और भी एक हिस्सा था जो हम छोड़ दिया, अजय का हो। एट द सेम टाइम द टावर कास्ट ए शेडो ऑफ 50 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड एंड द हाउस ऑफ अजय कास्ट 20 मीटर शेडो ऑन ग्राउंड। तो टावर 50 का बना रहा था, ऑब्वियसली उसका हाइट उसका 2 गुना होगा, क्योंकि विजय का हाउस जो 10 मीटर का शेडो बना रहा था उसका हाइट भी 20 मीटर है, 2 गुना है। अजय का हाउस कितना 20 मीटर का बना रहा है, उसका हाइट कितना होगा 2 गुना, यानी 40 मीटर। समझ गए। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर व्हेन विजय's हाउस कास्ट ए शेडो ऑफ 12 मीटर। तो विजय का हाउस का लेंथ कितना था 20 मीटर। 20 अगर 12 बना रहा है, 20 अगर 12 बना रहा है तो 100 कितना बनेगा 100 इंटू 12 बाय 15, 3 5 जा, और ये आ जाएगा 3 4 जा, 5 इंटू 20, ये 3 4 जा जाएगा, हाँ बिल्कुल। तो ये कितना आएगा 5 2 जा 5 0 जा, 20 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये रुको ये ऐसा नहीं होगा, ये कुछ ऐसा होगा। देखो यहां पे आंसर जो होगा, हमें क्या पता चला, यहां पे विजय का हाउस का लेंथ कितना है 20 मीटर, वो कितने का शेडो बना रहा है 12 का, तो 1 मीटर का हाउस कितने का बनाएगा 20/12, कितने का बनाएगा 20/12, कितना 20/12 वाला हाउस 1 मीटर का शेडो बनाएगा। और एक बार अगर ध्यान से बोलूं, अगर 20 मीटर का हाउस 12 मीटर का शेडो बना रहा है तो 1 मीटर का हाउस कितने का बनाएगा 12/20, और टावर कितना है 100 मीटर, तो उसका अगर कैलकुलेशन कर दें तो ये 0 से 0 मर गया, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 12 5 जा 60 मीटर। सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो सर ये 20/12 क्या था, तो अगर 1 मीटर का शेडो कितने मीटर का घर बनाएगा बोलोगे तो 20/12 होगा। अगर 1 मीटर का घर, अगर शेडो बात करें तो 12/20, अगर शेडो से निकाल रहे हैं, अगर घर के लेंथ से निकाल रहे हैं तो 20/12, तो 20/12 में इंटू करने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए 12/20 लिए, तो छोड़ो इसको। व्हाट इज हाइट ऑफ अजय's हाउस निकाले थे यार, कितना था 40 मीटर, क्योंकि 20 मीटर का शेडो बन रहा था, 2 गुना होगा उसका। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When the tower cast a shadow of 40 मीटर, same time what will be length of shadow of अजय's house। तो अजय का हाउस कितना था 40 मीटर का, टावर कितना था 100 मीटर। अगर 100 मीटर का टावर, 100 मीटर का टावर कितने का बना रहा है 40 मीटर का, 100 मीटर का टावर 40 मीटर का शेडो बना रहा है, तो 1 मीटर का टावर कितने का बनाएगा 40/100। 40 मीटर का घर कितने का बनाएगा, तो इसको काट दो, ये 0 से 0 मर गया, फिर से 0 से 0 मर गया, 4 4 जा 16, दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। When the tower cast a shadow of 40 मीटर, same time what will be length of shadow of विजय's house। जब टावर 40 मीटर का कास्ट कर रहा है, अरे यही तो कुछ 6, ये देखो, हाँ टावर कितने का कास्ट कर रहा है 40 मीटर, अजय का नहीं, अभी विजय का कितना था, टावर 100 का कितना बना रहा है 40, तो 1 का कितना बनेगा 40/100। विजय का घर कितना था 20 मीटर, इंटू 20 कर दो, ये मर गया,
ये 0 से 0 मर गया, 4 इंटू 2 8। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट केस है, ये बहुत ही आसान सवाल है, चलो कर देते हैं फिर भी। रोहन wants to measure the distance of a pond during the visit to his native. He marks point A and B on opposite edges of pond as shown in the figure below. To find the distance between the points, he makes a right angle triangle using a rope connecting B with another point C, or a distance of 12 meter connecting C to point D at a distance of 40 meter from the point C. The connecting D to the point A, which are a distance of 30 meter from D, such ADC is 90 डिग्री। तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है? अभी यहां देख लो, अभी पता चल गया क्या कर रहा था वो। ये पॉन्ड है, इधर से ये 30 मीटर डी में लाया, फिर सी में लाया, ये जो 90 डिग्री बना रहा है एडीसी, और ये 12 मीटर है। ये पॉन्ड का लेंथ नापो बोलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। Which property of geometry will be used to find distance AC? AC कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला। तो AC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा? तो अगर बोलो ये राइट एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? बेस है, ये क्या है? हाइपोटेनस। कौन सा लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। सो विच विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि हाइपोटेनस डालेंगे, कौन सा फॉर्मूला याद करो? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अरे हलवा सवाल था, हलवा फॉर्मूला था, पर इसको भूल गए मैथ नहीं होगा। पाइथागोरस थ्योरम भले ही हलवा फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस AC? AC का डिस्टेंस निकालो बोला, तो पी स्क्वायर कितना? पी कितना? 40, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900 इक्वल्स टू 2500। 2500 क्या होगा? एच स्क्वायर। एच कितना होगा? 2500 का स्क्वायर यानी 50। तो कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए पाइथागोरस ट्रिपलेट? कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है भाई? ऐसे दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर का सम क्या नहीं होगा? तीसरे नंबर के स्क्वायर के साथ बराबर नहीं होगा। 15 8 में क्या हो रहा है? क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। देखिए करके देखो, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 10 जा 150, 15 5 जा 75, 150 और 75 कितने होंगे? 225, 225 8 का स्क्वायर 64, 225 प्लस 4 कितना होगा? 229, 229 प्लस 60 यानी ये हो जाएगा कुछ तुम्हारे आसपास 289 के आसपास। और 289 किसका है? 17 का स्क्वायर है। तो ये है भाई, ए भी है, देखो करके देखो, 7 और 24 का ये किए थे हम लेक्चर के टाइम। 5 12 का भी हो रहा है, पर किसका नहीं होगा? डी का। चेक कर देना, एक एक करके चेक कर दोगे समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। AB का लेंथ फाइंड करो बोल रहा है भाई। हमें AC का पता था, कितना निकला था? 50 मीटर। और BC का पता है, ये देखो, ये टोटल एंटायर AC का कितना है? 50 उसमें से 12 काट देंगे तो AB चला आएगा। काट दो 12, 38 मीटर। सो आंसर विल बी 38 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। टिक ठोको। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड। तो जो ये रोप का यूज होगा, तो पहली बात रोप कितना है देख लो, यानी जो रस्सी है एडी 30 मीटर यूज हुआ, फिर इधर से इधर 40 मीटर, 30 40 70 और इधर 12, 70 12 82। So here 4 option are there. Option C is 82. That will be the correct answer. तो इसी के साथ तुम्हारा ये केस बेस्ड स्टडी वाला सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। और मैं जैसे कि लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूं ये जानने के लिए कि तुम्हारा सही से प्रैक्टिस हुआ है कि नहीं, तो ये रहा तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन। सो लेट्स फोकस ऑन इट। स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो। मैं फोकस करके तुम्हारे लिए ये कर दे रहा हूं। देखो फोकस हुआ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ले लिया, अब देखो और एक स्क्रीनशॉट लो। हो गया, अब और एक स्क्रीनशॉट हो गया, अब और एक। क्वेश्चन 5 है, स्क्रीनशॉट ज्यादा ले रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। हो गया, अब लास्ट
विच सॉल्यूशन मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, सारे ट्राई करो, कुछ नहीं हुआ तो कमेंट में बताओ। और अगर तुमने ये वीडियो फुल देखा है तो कमेंट करो यार मजा आता है तुम्हें, फ्री एजुकेशन तो दे ही रहा हूं, कुछ बोलता नहीं हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब का सारे तुम्हारे ऊपर है। जिस दोस्त को अच्छा लगता है उसका मार्ग है, तुम चाहते हो भला चाहते हो शेयर करो, वो भी तो वीडियो देखेगा तो पता चलेगा सर ने बोला था भले चाहने वाले दोस्त को ही शेयर करो, तो उसको भी पता चलेगा कि तुम उसका भला चाहते हो। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे बता, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जगास क्लासेस के सारे वीडियोस देखते रहो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इतने लिंक्स हैं, जो खत्म करके जाएगा वो एग्जाम में फोड़ के आएगा, 95 प्लस फोड़ने में पूरी हेल्प होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।